नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग घटना चक्र 2020 साइंस में पार्ट 2 लेकर आए हैं और यहाँ से भी लगातार भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है। फरवरी 2021 में 14 फरवरी कुल जो एग्ज़ाम का डेट दिया गया है उसके अनुसार बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है और 7 फरवरी 2021 को बिहार पीसीएस जे का एग्ज़ाम होने वाला है। और इन तीनों एग्ज़ाम में साइंस जो है वह एक अपना स्थान रखती है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसमें से प्रश्न अधिक से अधिक साइंस का रहने का उम्मीद रहता है। अभी हाल ही में बिहार पीसीएस का भी एग्ज़ाम हुआ, लगभग उसमें भी 11 से 12 सिर्फ 11-12 क्वेश्चन जो था वह सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से था वो। तो यहाँ पर बायोलॉजी एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है अपना आपके एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट तय करने में। तो उसी क्रम में हम आज पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 20 होगी। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर प्रयासरत रहना होगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई एग्ज़ाम देकर आए हैं, यदि वो एग्ज़ाम का अच्छा नहीं गया है तो उससे घबराए नहीं, बल्कि आप उससे सीखें कि इस बार मेरे एग्ज़ाम में कौन सा पेपर या कौन सा सेक्टर मेरा कमज़ोर था जिसके कारण मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। और आप और अच्छी तरह से और आप अच्छे से अपना एक चार्ट बनाकर आप एक अच्छे से अपना मतलब सिलेबस देखकर आप उस ढंग से तैयारी कीजिए आप, और सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। सक्सेस मतलब सफलता उसी को मिलती है जो कभी हारता नहीं है, और जो हार गया वो कभी सफल नहीं होगा। यह आपको याद रखने से तब तक नहीं थकना है जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाए, और जैसे ही लक्ष्य मिल जाएगा आपको, आपकी सारी परेशानियाँ सारा दुख आपका दूर हो जाएगा। सफलता का मतलब यहाँ पर कतई यह नहीं है जो आप पढ़ के आप ग्रुप डी का नौकरी लीजिए, आप बिहार एसआई बन जाइए। सफलता का मतलब यहाँ पर यह है, सफलता आपको उस दिन प्राप्त हो जाएगी जिस दिन आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे। जब जब आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है तब घबराए नहीं आप अपने आप को यह देखिए कि कहीं ना कहीं अभी हम इस पद के योग्य नहीं हुए हैं, इसलिए गॉड हमें इससे दूर कर रहे हैं। जिस दिन आप उस पद के योग्य हो जाएंगे उस दिन आपका सिलेक्शन होना तय है, उस दिन आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है आपको। इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए आप अपने पढ़ाई को लगातार निरंतर बनाए रखिए। धीरे धीरे चलिए लेकिन लगातार चलिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आज का। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग 2 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ। प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशिकीय थे, फिर बाद में बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ जो कि यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। यहाँ पर ध्यान देना यह है कि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल जो होते हैं यह साधारण किस्म के होते हैं, यह भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ? तो 2 अरब वर्ष पूर्व, यह आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नील हरित शैवाल जो है यह पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस जो है वो वायुमंडल में फैलने लगी और जो अन्य जीवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नील हरित शैवाल जो है यह पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, कई बार एग्जाम में ऑलरेडी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? डार्विन जी के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था, जो थ्योरी प्रस्तुत किया गया था, वह थ्योरी किस पर आधारित था? ऑप्शन नंबर ए ओवर प्रोडक्शन, बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, ऑप्शन नंबर सी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के कहाँ के थे? यह सीधा प्रश्न यहाँ से यह भी पूछ सकता है कि चार्ल्स डार्विन कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। या वो ऐसे पूछ सकता है कि प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत जिन्होंने दिया था उनका संबंध इनमें से किस देश से है? तो इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। डार्विनवाद क्यों? इनका नाम था डार्विन, इसलिए इन्होंने अपने थ्योरी को क्या दिया? डार्विनवाद इनके थ्योरी को कहा जाता है। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो डार्विन सर के द्वारा। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित था। डार्विन सर का जो प्रकृतिवाद जो सिद्धांत था वह इन तीनों पर आधारित था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग।
पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया? तो डार्विन के द्वारा लिखा गया। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के प्रतिपादक कौन है? तो डार्विन। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति जो है नेचर जो है वह क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है, मतलब क्या क्रम रूप से। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा? तो डार्विन के द्वारा दिया गया। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो ऑप्शन में डी इज राइट आंसर, लैमार्क। जैव विकास परिकल्पना का पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क के द्वारा दिया। मतलब क्या है? लेमार्क का संबंध किस देश से है? तो फ्रांस से है वो, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। उनकी पुस्तक 1809 ईस्वी में फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा था। फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेमार्क, यह भी याद रखेंगे आप लोग। लेमार्क का सिद्धांत था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। कौन सा? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो लेमार्क के द्वारा। डायरेक्ट यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपार्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो लेमार्क के द्वारा दिया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास के उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। कौन किया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था। यह कहाँ के थे? तो यह हॉलैंड के पादप शास्त्री थे। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली अस्पष्ट तथा अस्थायी वंशागत बड़ी विभिन्नताओं उत्परिवर्तनों के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्तित कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग शांत प्रिमरोज पर किया था। किस पर किया था? तो शांत प्रिमरोज पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। तो आपसे जब भी पूछे कि म्यूटेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, मतलब कि विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो हॉलैंड निवासी हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रिज कौन थे? तो ह्यूगो डी ब्रिज। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है। ऑप्शन में डी इज राइट आंसर, प्राकृतिक वर्ण है। जैव विकास का प्रमुख कारण जो है वह प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी जनरेशन में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलीली जीनों दोनों की ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। कहने का क्या मतलब है? तो जैव विकास का मुख्य कारक है वह प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो विभेद है वह जीन को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करती है। यहाँ से यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होना का क्या स्पष्ट है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लेमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होते हैं। एकदम सही बात है। परिवर्तन जो है वह शरीर के उपयोग और अनुपयोग के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होते हैं वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग है। लेमार्क ने अंगों के अनुप्रयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव को बतलाया। किसको बताया? तो लेमार्क के द्वारा शरीर के अंगों में जो लोप है उसमें लेमार्क ने किसका उदाहरण दिया? तो सांपों का उदाहरण। यहाँ प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। तो किसने दिया? तो लेमार्क ने दिया। और लेमार्क ने क्या दिया था? तो आप लेमार्क से याद रखेंगे। जैव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लेमार्क ने समझाया था। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। लेमार्क का संबंध किस देश से है? तो फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक थे लेमार्क। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, चीता। चीता जो है इस प्रश्न के अनुसार, इस ऑप्शन के अनुसार जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा क्या? चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रो-मैग्नोन मानुष जो है वह आधुनिक मनुष्य के पूर्वज हैं।
मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान नाम होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्व तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सेपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो मैग्नन का शरीर गठा हुआ है और लगभग 166 सेंटीमीटर मतलब 6 फुट लंबा तथा इसकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर की होती थी। यह भी आप यहाँ से याद रखें कितना, तो 166 सेंटीमीटर लगभग 6 फीट लंबा और 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर इनका कपाल गुहा होता था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है? तो आर्कियोपेटेरिक्स यह सरीसृप व पक्षी वर्ग, ऑप्शन बी राइट आंसर। सरीसृप और पक्षी वर्ग के लिए यह उपयोगी होता है। आर्कियोपेटेरिक्स ज्यूरेसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी है। किस युग का है? तो आप यहाँ से कभी कभी यह डायरेक्ट पूछा जा सकता है किस युग का है, तो आप बोल सकते हैं ज्यूरेसिक युग का, जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी ज्यूरेसिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था, जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को सिद्ध करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सरीसृप व पक्षी के बीच आर्कियोपेटेरिक्स यह बीच का कड़ी है। नेक्स्ट, डायनासोर था तो मेसोजोइक युग में। डायनासोर किस युग में था? तो मेसोजोइक युग में। यहाँ से यह भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर मेसोजोइक पक्षी लिखा गया, यहाँ पर मेसोजोइक युग होगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? तो गर्म जंतु वाले जो पक्षी होते हैं, गर्म जंतु वाले जो रुधिर जो जंतु होते हैं, वे अपने शरीर के क्या करते हैं? तो अपने शरीर के रुधिर को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं, जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो यहाँ पर यह निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो कैटफिश जो है यह मछली नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कैटफिश मछली की श्रेणी कौन एक मछली यहाँ पूछ रहा है नहीं है, जबकि कैटफिश जो है यह मछली है। और यहाँ से आप याद रखेंगे कौन मछली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। रैतमीन, कैटफिश यह सब क्या है? तो यह सब एक तरह से कैटफिश एक तरह से मछली है, और रैतमीन जो है यह मछली ना होकर यह एक पंखहीन कीट है। क्रेफिश एक करे खोल वाला जानवर होता है, और जेलीफिश कशेरुकी जंतु नहीं है तथा यह मछली की श्रेणी में नहीं आता है। कैटफिश जो है यह वास्तविक मछली है। तो आपसे यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है? कौन नहीं है? तो रैतमीन नहीं है और समझ जेलीफिश, यह दोनों का दोनों क्या है? यह दोनों का दोनों मछली ना होकर यह दोनों कीट है, जबकि कैटफिश जो है यह मछली है। तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर होगा कि ए और सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी मतलब क्या? जेलीफिश यह भी मछली नहीं है और रैतमीन यह भी मछली नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में ध्यान देना आपको, यह पूछ रहा है नहीं है, यहीं पे ये पूछता कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन वास्तविक रूप से मछली है? अब पूछ रहा है कौन वास्तविक रूप से मछली है? तो समुद्री घोड़ा जो समुद्री फिश जो है, समुद्री फिश यह क्या है? तो यह मछली है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। ऑप्शन में क्या है? स्टार फिश, जेली फिश, हैग फिश, समुद्री फिश। सितारा मछली मतलब कि स्टार फिश सितारे नुमा इकाइडोर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेलीफिश ऑरी लीला को कहते हैं, जो कि सिलेंट्रेटा ग्रुप का एक जंतु है। हैगफिश साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है। इनमें जबड़ों का अभाव होता है, यह भी वास्तविक मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन हिपोकैम्पस को कहते हैं, जो कि एक वास्तविक अस्थिल मीन आती है। मतलब क्या? यह एक समुद्री घोड़ा जो है यह एक मछली की श्रेणी में आता है,
आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक मछली है? तो समुद्री घोड़ा। अभी तो देखे थे हम लोग वहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। समुद्री घोड़ा जो है यह एक मछली की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी व्हेल मछली। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। व्हेल, ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक है। कितनी? तो 33 मीटर से भी अधिक है। और इसका वजन 180 मीट्रिक टन, 180 मीट्रिक टन इस व्हेल मछली का वजन होता है। आप यह भी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? व्हेल को जो है वह किस वर्ग में रखा गया है? तो व्हेल जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, स्तनपायी ग्रुप का व्हेल है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन स्तनपायी है? तो व्हेल जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब तो हम लोग देखे थे पीछे, व्हेल जो है यह क्या है? तो यह स्तनपायी ग्रुप में आता है। नेक्स्ट, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? दांत वाली, तो स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल जो है यह क्या है? तो यह दांत वाली सबसे बड़ी व्हेल है। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल 50 से 55 फीट लंबा। बताइए कितनी इसकी लंबाई? 50 से 55 फीट लंबा और 35 से 45 टन इसका वजन होता है। किसका? तो स्पर्म व्हेल का। यहाँ से आप यह भी याद रखेंगे। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग यह बताइएगा। और आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको यह सारा क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। और अधिक से अधिक लोगों के बीच यह वीडियो शेयर कीजिए। अच्छा लगे या कोई सुधार करना हो तो आप कमेंट करके कह सकते हैं। धन्यवाद।